हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे आज 21 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखा जाए डेली शाम को 7:30 बजे आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। पूरे दिन भर की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उन खबरों का निचोड़ यहाँ पर लाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टाइलर पुरस्कार के बारे में, पद्म पाणि पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिसंबर महीने का था उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भी देखा जाए तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन जो 2026 में आयोजित किया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। और उन्नाव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापना करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बताता हूं ये जो हमारा करंट अफेयर की जो क्लास आती है इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है। और मासिक पैकेज में क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको? प्रतिदिन वीडियो क्लास मिलती है, क्लास पीपीटी आपको शेयर की जाती है, डेली क्लास पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाता है, प्रिंटेबल पीडीएफ होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है, महीने के एंड में 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपसे लिया जाता है। और साथ साथ में यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल की जो क्लासेस होती हैं उनकी महत्वपूर्ण पीडीएफ जो मंथली करंट अफेयर होता है उसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मासिक पैकेज के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। और इस मासिक पैकेज को आप इस वीडियो के पिन कमेंट में जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए जो लोग ऑलरेडी मासिक पैकेज में एनरोल है और अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी से नहीं जुड़े हुए तो प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए तो प्रिंटेबल पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और फिर आप जाके ऐप पर जो मतलब रीडिंग पीडीएफ है सिर्फ आप वहीं से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 जनवरी 2026 के क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? असम में। ठीक है, कहां पर उद्घाटन किया गया है? असम के कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब आप जानते हैं यहां पर देखा जाए जो काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक, असम में है। और सबसे खास बात यह है ये किस लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे खास बात क्या हो जाती है? खास बात यहां पर एक ये है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, तो इस नदी का नाम है डिफालू नदी। डिफालू नदी। और ये जो डिफालू नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और खास बात ये भी है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के बारे में। पीएम मोदी के द्वारा असम में इसका उद्घाटन किया गया है। यहां पर चर्चा करें 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना के तहत एनएच जो 715 है, ठीक है, एनएच 715 कालियाबोर नुमालीगढ़ खंड पर 4 लेन के विकसित किया जा रहा, जिसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर होगी। इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाला 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी सम्मिलित है। 21 किलोमीटर बाईपास और 30 किलोमीटर चौड़ा जो सड़क चौड़ीकरण सम्मिलित है। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना है, साथ ही साथ जो वन्यजीव संरक्षण है उसको भी सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए परीक्षाओं से पूछ सकता है कि हाल ही में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राज्य का नाम हो जाएगा असम। राज्य का नाम हो जाएगा असम। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब यहां पर बात आई है असम की, तो आइए असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है उनको देख लेते हैं पहले। जैसे हमने असम से रिलेटेड अभी हाल ही में करंट अफेयर में क्या क्या पॉइंट पढ़ा है उनको एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने देखा है कि आठवां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य, आठवां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए तो जो पहली वंदे भारत
स्लीपर ट्रेन है, स्लीपर ट्रेन, ये कहां से कहां के बीच संचालित हुई? ये देखा जाए तो हावड़ा पश्चिम बंगाल, हावड़ा वेस्ट बंगाल से लेकर, ठीक, कामाख्या, कामाख्या असम के बीच में संचालित की गई। याद रखिएगा कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहां से कहां के बीच में संचालित हुई? तो ये संचालित हुई है हावड़ा वेस्ट बंगाल से लेकर कामाख्या असम के बीच में, ठीक है। और यही असम के देखा जाए एक संगीतकार है, उनका नाम क्या है? समर हजारिका, समर हजारिका। इनका देखा जाए अभी हाल ही में निधन हो गया, और ये भाई थे, छोटे भाई थे भूपेन हजारिका के, और भूपेन हजारिका देखा जाए तो भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो राष्ट्रीय कपड़ा मंत्री सम्मेलन यह आयोजित किया गया था कहां पर? गुवाहाटी असम में, ठीक है, गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय कपड़ा मंत्री सम्मेलन हुआ था ये गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। और एक खास बात यह भी याद रखिएगा कि देश का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र कहां पर खुला है? तो देश का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र ये कहां पर खुला? ये गोलाघाट असम में, ठीक है, गोलाघाट असम में खुला है, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि देश का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां पर खुला? तो ये गोलाघाट असम में खुला। साथ ही साथ यहां पर एक पॉइंट आप और भी याद रखिए कि देखा जाए तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। यहां पर यह भी याद रखना है कि जो गिद्ध संरक्षण पोर्टल है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और एक पॉइंट हमने यहां पर काजीरंगा के बारे में देखा था, तो काजीरंगा की जो निदेशक है, ठीक है, काजीरंगा की जो निदेशक है उनका नाम है सोनाली घोष। क्या नाम है? सोनाली घोष। और सोनाली घोष को देखा जाए एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वो कौन सा पुरस्कार था? तो वो पुरस्कार था आर कैंटन, ठीक है, मिलर पुरस्कार, आर कैंटन मिलर पुरस्कार देखा जाए ये सम्मानित किया गया, देखा जाए तो IUCN के द्वारा, IUCN का नवाचार पुरस्कार है ये, ठीक है, नवाचार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सोनाली घोष को प्रदान किया गया, ठीक है, सोनाली घोष को प्रदान किया गया। ये निदेशक हैं किसकी? निदेशक हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। और खास बात यहां पर यह हो जाता है कि ये पुरस्कार जो आर कैंटन मिलर पुरस्कार है, ठीक है, ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा जाए तो एक तरीके से असम को और काजीरंगा को पूरी तरीके से देख लिया है कि हाल ही में खबरों में क्यों रहे हैं ये पॉइंट्स, ठीक। सबसे पहला देखा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा असम में किया गया है, ठीक है। काजीरंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ के बीचों बीच से देखा जाए तो डिफालू नदी प्रवाहित होती है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। काजीरंगा अब करंट से आते हैं। काजीरंगा की जो निदेशक है सोनाली घोष, उनको आर कैंटन मिलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। IUCN का नवाचार पुरस्कार है आर कैंटन मिलर पुरस्कार, ठीक है। और ये पुरस्कार पाने वाली
पहली भारतीय महिला है। अब असम पे आते हैं। असम से रिलेटेड पॉइंट हमने देखा कि 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, असम है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से कामाख्या असम के बीच में संचालित की गई। समर हजारिका, इनका हाल ही में निधन हो गया है। असम के देखा जाए संगीतकार थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय कपड़ा मंत्री सम्मेलन जो था, इसका आयोजन कहां पर, गुवाहाटी असम में किया गया। और देश का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया, ये गोलाघाट असम में स्थापित किया गया है। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम राज्य सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ एक पॉइंट आप देखा जाए पर्यावरण संरक्षण से, गजमित्र, ठीक, गजमित्र ऐप, ये जो गजमित्र ऐप है ये भी असम राज्य सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमने देखा असम से रिलेटेड। चलिए अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, देखते हैं अगली खबर क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2026 रिपोर्ट, यहां पर चर्चा कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। भारत के बारे में क्या आंकड़ा यहां पर प्रस्तुत किया गया है उस पर हम फोकस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग UNDESA के अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि जो होगी वो कितनी होगी। जो चालू वित्त वर्ष है इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, 7.4% रहने का अनुमान है। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि 2026-27 में 6.6% और 2027-28 में 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट में हालिया कर सुधारों और असमान मौद्रिक नीतियों का अल्पकालिक वृद्धि का प्रमुख सहायक कारण बताया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो भारत और इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों में मजबूत घरेलू मांग है, इनके कारण देखा जाए आर्थिक मजबूती बने रहने की बात भी कही गई है। ठीक है, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो इस रिपोर्ट से लिए गए हैं। आपके भारत के संदर्भ में ये बात कही गई है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2026 में क्या बातें कही गई है। इसी के साथ एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि देखा जाए तो SBI के इको रैप के अनुसार देखा जाए जो वित्त वर्ष 2025-26 है, ठीक है, SBI की इको रैप रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी। इसमें क्या बताया गया था, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो भारत की वित्त वर्ष 2025-26 में GDP ग्रोथ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 7.5% रहने वाली है। अभी हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में। ठीक है, आर्टेमिस सेकंड मिशन, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से हैं चर्चा करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा फरवरी में आर्टेमिस सेकंड मिशन लॉन्च करने जा रही है, उसकी योजना बना रही है, जो 1972 के बाद चंद्रमा की ओर पहला मानव मिशन होगा। 1972 के बाद देखा जाए ये चंद्रमा की ओर जाने वाला पहला मानव मिशन होगा और फरवरी 2026 में इसको लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। चर्चा करें तो इस मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है, SLS रॉकेट और एरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा। किसका किसका उपयोग किया जाएगा, तो स्पेस लॉन्च सिस्टम का और एरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा, जो कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पहुंचाया जा चुका है। यहां पर चर्चा करें, प्रक्षेपण 6 फरवरी को प्रस्तावित है। मिशन में रीड विस्मैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसन शामिल है। 4 लोगों का नाम याद रखिएगा कौन कौन सम्मिलित है। रीड विस्मैन शामिल है, विक्टर ग्लोवर शामिल है, क्रिस्टीना कोच शामिल है और जेरेमी हेंसन शामिल है। इन चारों का नाम आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से 4 नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की परिक्रमा कराकर पृथ्वी पर वापस लाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए नासा का मिशन है। अब नासा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, नासा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही जान लो कि नासा प्लस इसरो का जो संयुक्त मिशन था वो कौन सा था, निसार मिशन। ठीक है, निसार मिशन। अभी हाल ही में देखा जाए तो नासा के द्वारा अपनी जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी का नाम क्या था, यहां पर देखा जाए जो मैरीलैंड गोडार्ड स्पेस सेंटर था, मैरीलैंड गोडार्ड स्पेस सेंटर, वहां पे अवस्थित जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, मैरीलैंड गोडार्ड स्पेस सेंटर स्थित जो नासा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, ठीक है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इसे नासा के द्वारा बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये लाइब्रेरी बंद हो गई है
और अभी देखा जाए हाल ही में जो क्रू 11 मिशन था, ठीक है, क्रू 11 ये गया कहां पर था, ISS पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया था, और मेडिकल इमरजेंसी के कारण, किसके कारण, मेडिकल आपात के कारण, आपात के कारण मिशन पूरा होने के एक महीना पूर्व, एक महीने पूर्व ही इसको वापस बुला लिया गया। पूर्व, यहां पर देखा जाए इसको, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 25 सालों के इतिहास में यह पहली बार था कि मेडिकल इमरजेंसी के कारण देखा जाए तो यहां पर 4 यात्री थे, उन 4 यात्रियों में से किसी एक व्यक्ति का हालत खराब हुआ या कि कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ, इसी कारण से देखा जाए तो पूरा मिशन जो था उसको खत्म कर दिया गया और एक महीने पूर्व सबको वापस बुला लिया गया था। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है क्रू 11 के बारे में, और साथ ही साथ आप याद रख सकते हैं कि यहां पर नासा के द्वारा देखा जाए तो पेंडोरा एक्सोप्लैनेट मिशन, पेंडोरा एक्सोप्लैनेट मिशन लॉन्च किया गया है। किस लिए, जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल से बाहर जो ग्रह उपस्थित है उन ग्रहों के वायुमंडल की जांच करने के लिए नासा के द्वारा पेंडोरा एक्सोप्लैनेट मिशन लॉन्च किया गया है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक खास बात यह भी है कि अमित क्षत्रिय, ठीक है, आपको याद रखना एक नाम, अमित क्षत्रिय का नाम याद रखिएगा। ये जो अमित क्षत्रिय है ये नासा के देखा जाए तो एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। अमित क्षत्रिय नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट आप एक भी यहां पर आप याद रखिएगा कि जो नासा है, नासा के द्वारा आयोजित नासा स्पेस चैलेंज 2025 जो हुआ था उसमें चेन्नई की एक टीम थी, उसका नाम था फोटोनिक्स ओडिसी। ठीक है, क्या नाम था, फोटोनिक्स ओडिसी। ये फोटोनिक्स ओडिसी टीम थी, ये भारतीय टीम थी। ठीक है, और नासा के द्वारा जो स्पेस एप्स चैलेंज 2025 था उसमें मोस्ट एस्पिरेशनल अवार्ड इसको सम्मानित किया था। ठीक है, फोटोनिक्स ओडिसी को मोस्ट एस्पिरेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में। तो ये पॉइंट आप नासा से रिलेटेड याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डाक विभाग का ONDC लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में पहला ऑनलाइन ऑर्डर, चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए डाक विभाग ने 13 जनवरी 2026 को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक बुक कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यहां पर चर्चा कर ले, इस ऑर्डर की डिलीवरी 15 जनवरी 2026 को पूरी कर दी गई। यह ऑर्डर उद्यम वेल, ठीक है, उद्यम वेल द्वारा किया गया था। यह पहल डाक विभाग के डिजिटल और इंटर ऑपरेटेबल लॉजिस्टिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। चर्चा करें, ONDC प्लेटफॉर्म कारीगरों, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को एकीकृत सेवा प्रदान करने और भारतप्रेन्योर्स को सशक्त बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर डाक विभाग से रिलेटेड आपको पॉइंट याद रखना है कि डाक विभाग ने ONDC लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर जो था उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब डाक विभाग की बात आई है तो यहां पर जब डाक, भारतीय डाक की बात हो रही है तो आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि भारत का पहला जो जेनजी डाकघर है, ठीक, जेनजी डाकघर ये कहां पर खुला है, ये जम्मू कश्मीर में खुला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में खुला है, जेनजी थीम डाकघर है ये। और साथ ही साथ अभी हाल ही में देखा जाए तो 2 सेवाएं इंडिया पोस्ट के द्वारा शुरू की गई है। कौन सी, पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48। ये 2 पहले स्टार्ट की गई हैं, किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखा जाए तो डाटा नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, जो डाक नेटवर्क है, डाक नेटवर्क के माध्यम से जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड्स उनको गांव तक पहुंचाने के लिए जो डाक विभाग है उसने किसके साथ, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU भी हस्ताक्षरित किया था। ठीक है, MOU हस्ताक्षरित किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है। ठीक, फोटो देखकर आप समझ गए होंगे किसको चुना गया है। मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज,
मिचेल स्टार्क को दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह सम्मान उन्हें ऐसे श्रृंखला में इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से जीत में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला है। स्टार्क ने श्रृंखला में कुल 31 विकेट लिए हैं। पर्थ टेस्ट में 10 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। यहां पर चर्चा करें, वहीं जो दक्षिण अफ्रीका की कप्तान है लॉरा वोल्वार्ट, ठीक है, जो लारा वोल्वार्ड है, इनको देखा जाए आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए दिसंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यानी कि पुरुषों में देखा जाए जो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए, मिचेल स्टार्क, और वहीं पर जो लॉरा वोल्वार्ड है, ठीक है, लॉरा वोल्वार्ड, ये चुनी गई है महिलाओं में। ठीक, अब आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी यहां पर देखा जाए, जो आईसीसी की बात आ गई है तो याद रखिए इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है दुबई में। पहले ये दुबई में था, ठीक है, पहले दुबई में था, पहले दुबई में नहीं था, इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक, इसको स्थानांतरित किया गया। उससे पहले कहां पर था, तो ये 2005 तक देखा जाए लंदन में था, लंदन के लॉर्ड्स में था आईसीसी का मुख्यालय। 2005 में इसको दुबई स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में देखा जाए तो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है, आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, और जय शाह सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले भारतीय व्यक्ति हैं, या विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बने। ग्रेग बार्कले का उन्होंने स्थान लिया था। अब आईसीसी का नाम आ गया है तो यहाँ पर आईसीसी से रिलेटेड या क्रिकेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आईसीसी आया है तो बीसीसीआई भी आएगा, बीसीसीआई। अब बीसीसीआई के वर्तमान में देखा जाए तो प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है मिन्हास, ठीक है, क्या नाम है, मिथुन मिन्हास। एक सेकेंड, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो है मिथुन मिन्हास, ठीक है, मिथुन मिन्हास है। अब यहां पर क्रिकेट की बात आई है, बीसीसीआई की बात आई है तो याद रखिए कि 28,000 रन, 28,000 रन बनाने वाले विराट कोहली जो है, ठीक, विराट कोहली ये दूसरे भारतीय बन गए हैं, दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले कौन थे, ठीक, तो पहले सचिन थे, पहले व्यक्ति सचिन थे जिन्होंने 28,000 रन कंप्लीट किए थे। खास बात यह हो जाती है कि 28,000 रन बनाने के लिए विराट कोहली को 624 पारी खेलनी पड़ी, ठीक है, 624 पारी बनाए हैं। वहीं पर सचिन ने 644 पारी ली थी। ठीक, तो यहां पर एक तरीके से देखा जाए कि 28,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज कौन बन गए, तो सबसे तेज जो है वो विराट कोहली बन गए हैं, और दूसरा स्थान है 28,000 रन पूरा करने वाले विराट कोहली का। ठीक है, और साथ ही साथ जब पुरुष क्रिकेट की बात हो रही है तो महिला क्रिकेट की बात होनी चाहिए। यहां पर देखा जाए 10,000 रन पूरा करने वाली जो स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना, ये दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। पहली कौन थी, पहली आपको पता होगा, यहां पर देखा जाए मिताली राज, ठीक है, मिताली राज ये पहली महिला थी जिन्होंने 10,000 रन बनाए थे। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो ब्लाइंड महिला विश्व कप था, इसका आयोजन कहां पर किया गया, इसका आयोजन हुआ था श्रीलंका में। कहां पर, श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था, और भारत ने किसको पराजित किया, नेपाल को। भारत ने नेपाल को हराकर ये खिताब जीत लिया था, ब्लाइंड महिला विश्व कप का खिताब। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो आईसीसी है, आईसीसी के द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर, ठीक है, यूनिसेफ के साथ मिलकर एक पहल लॉन्च की गई थी। उस पहल का नाम था क्या, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। ये प्रॉमिस टू चिल्ड्रन पहल है, ये आईसीसी ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया, तो यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया था। और ये जो बच्चे हैं, मतलब बच्चों की देखभाल के लिए, और बच्चों जो मतलब बाल शोषण है, यौन हिंसा है,
उसके प्रति देखा जाए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान लॉन्च किया गया था आईसीसी के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो भारतीय टीम है, ठीक है, भारतीय टीम, अब भारतीय टीम के प्रायोजक पहले कौन थी, तो पहले ड्रीम 11 थी, ठीक, ड्रीम 11 थी। और अब कौन है प्रायोजक, अब यहां पर देखा जाए प्रायोजक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स वर्तमान में प्रायोजक है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारी अगली खबर क्या है, टाइलर पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टाइलर पुरस्कार अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी टोबी केयर्स, ठीक है, टोबी केयर्स याद रखिएगा, टोबी केयर्स को पर्यावरणीय उपलब्धियों के लिए टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। पर्यावरण का नोबेल किसको कहा जाता है, पर्यावरण का नोबेल जो है ये टाइलर पुरस्कार को कहा जाता है। और ये टाइलर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है टोबी केयर्स को। ठीक, तो ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जाम में आपके सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, यह सम्मान उन्हें माइकोराइजल नेटवर्क पर किए गए अग्रणी शोध के लिए दिया गया है। माइकोराइजल कवक पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर पोषक तत्वों और जल की आपूर्ति करते हैं। ये भूमिगत नेटवर्क विश्व स्तर पर वनों, घास भूमियों और कृषि क्षेत्र में फैले हैं तथा प्रतिवर्ष लगभग 13 अरब टन कार्बन अवशोषित कर जलवायु विनियमन तथा वैश्विक कार्बन चक्र को महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां पर टाइलर पुरस्कार के बारे में चर्चा की गई है, तो टाइलर पुरस्कार के इतर हम लोग देखें तो जनवरी महीने में और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, आइए उनको एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर देखा जाए जनवरी महीने में सबसे पहले आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी पुरस्कार, ठीक है, विश्व हिंदी गीत पुरस्कार किसको दिया गया, ये दिया गया श्वेता वर्मा को। ठीक है, श्वेता वर्मा को दिया गया। ये श्वेता वर्मा देखा जाए तो भारतीय मूल की हैं, सिंगापुर में वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनको मॉरिशस में आयोजित जो विश्व हिंदी गीत समारोह था उसी में विश्व हिंदी गीत पुरस्कार में देखा जाए पहला स्थान इन्होंने हासिल किया। और साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें जो भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसको एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड दिया गया है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ठीक है, BSA है, उसको एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ जो नलिनी जोशी है, नाम क्या था, नलिनी जोशी, इनको देखा जाए तो न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। तो नलिनी जोशी का नाम आपको याद रखना है कि नलिनी जोशी को देखा जाए न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये अवार्ड पाने वाली पहली गणितज्ञ है, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने हाल ही में ये अवार्ड आपको पढ़ाया है, ये पाने वाली, पुरस्कार पाने वाली ये पहली गणितज्ञ है। ठीक है, साथ ही साथ चर्चा करें तो मेजर स्वाति सांता कुमार, मेजर स्वाति सांता कुमार के बारे में चर्चा कर लें। ठीक है, ये मेजर स्वाति सांता कुमार जो है ये पीस कीपिंग मिशन में तैनात है। ठीक है, और इनको देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखें, यहां पर देखा जाए जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है, इस बार का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया है, RK श्री राजकुमार को। किसको, RK श्री राजकुमार को प्रदान किया गया है क्या, संगीत कलानिधि पुरस्कार। ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और वहीं पर देखा जाए जो नृत्य कलानिधि पुरस्कार, जो संगीत कलानिधि की बात आई है तो नृत्य कलानिधि किसको दिया गया है, जो नृत्य कलानिधि पुरस्कार है ये किसको इस बार का प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया भरतनाट्यम की कलाकार है उर्मिला सत्यनारायण। ठीक है, क्या नाम है इनका, उर्मिला सत्यनारायण, उर्मिला सत्यनारायण को प्रदान किया गया है। एक पॉइंट आप यहां पर ये याद रख सकते हैं कि जो RK श्री राजकुमार है ये वायलिन वादक हैं। क्या है, ये वायलिन वादक है। वहीं पर जो उर्मिला सत्यनारायण है
ये देखा जाए तो भरतनाट्यम की कलाकार है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए चंद्रशेखर कामरा के बारे में एक पॉइंट और चर्चा कर लेते हैं, जो रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान था, ठीक है। रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान था। इसमें चंद्रशेखर कामरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उनके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया है? टोबी केयर्स को दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें, विश्व हिंदी गीत पुरस्कार में प्रथम स्थान श्वेता वर्मा को मिला। नलिनी जोशी को देखा जाए तो न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर नलिनी जोशी को घोषित किया गया। और आगे हम चर्चा करें, यहां पर देखें तो मेजर स्वाति सांता कुमार है, इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार प्रदान किया गया। आर.के. श्री राजकुमार है, इनको देखा जाए संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान किया गया, ये वायलिन वादक है। वहीं पर नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को प्रदान किया गया है, ये भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। साथ ही साथ जो रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान में चंद्रशेखर कामरा थे, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज यहां पर देखा जाए हमने कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए, उनको रिवाइज किया। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में अग्रणी कार्यकर्ता जी राजकुमार का निधन हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा, जो ये जी राजकुमार है इनका निधन हो गया है। चर्चा कर लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में अग्रणी कार्यकर्ता जी राजकुमार का तिरुवनंतपुरम में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहां पर देखा जाए इनको क्या कहा जाता था? कुरिंजी राजकुमार कहा जाता था, ठीक है, कुरिंजी राजकुमार कहा जाता था। बेसिकली जो नील कुरिंजी है, नील कुरिंजी का पुष्प ये पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से उगता है। 12 साल में एक बार उगता है, 12 साल में एक बार ये पुष्प उगता है। और वहीं पर देखा जाए उसी के संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान इनके द्वारा संचालित किया गया था, इसीलिए इनको कुरिंजी राजकुमार भी कहते थे। और इसीलिए ये नीला कुरिंजी फूल जो है, नीला कुरिंजी फूलों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से इनको कुरिंजी राजकुमार कहा जाता था। हाल ही में इनका निधन हो गया। याद रखिएगा कि जो नील कुरिंजी पुष्प है ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर, कहां पर? पश्चिमी घाट पर देखा जाए तो ये फूल उगता है। अब पश्चिमी घाट की बात आई है तो पश्चिमी घाट याद रखिएगा कि भारत के, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट ये भारत के कितने राज्य में फैला हुआ है? कितने राज्य में फैला हुआ है? कितने राज्यों में फैला हुआ है? ये आप कमेंट करके बताइए। बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप कमेंट करके बताइए। यहां पर देखा जाए जो पश्चिमी घाट था, पश्चिमी घाट इसके संरक्षण के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, ठीक, गाडगिल समिति, ठीक, गाडगिल समिति गठित की गई थी। याद रखिएगा पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गाडगिल समिति का गठन किया गया था। और यहां पर देखा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे माधव गाडगिल। इनका भी देखा जाए भी हाल ही में निधन हो गया, माधव गाडगिल जी का भी हाल ही में निधन हो गया। गाडगिल समिति जो थी इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था, यहां पर आप याद रखिएगा कि जो पश्चिमी घाट था उसके संरक्षण से इसका संबंध था। और यहां पर जो माधव गाडगिल थे उनको देखा जाए तो अभी यूनेप के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूएनईपी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये माधव गाडगिल जो है इनको देखा जाए तो 2024 जो चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान प्रदान किया जाता है। तो 6 लोगों को 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ प्रदान किया गया था, उसमें एक नाम माधव गाडगिल का भी था। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए हम निधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, निधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं जी राजकुमार के। अब निधन से रिलेटेड जो दिसंबर महीने में कुछ महत्वपूर्ण निधन हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। निधन, सबसे पहला निधन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर देखा जाए जो समर हजारिका थे, ठीक है, समर
हजारिका क्या थे? पेशे से संगीतकार थे। कहां से थे? असम से थे। ठीक है, भूपेन हजारिका के भाई थे। आगे हम बात कर ले हॉकी खिलाड़ी दविंदर सिंह के बारे में। दविंदर सिंह गर्चा, ये हॉकी के खिलाड़ी भी थे। ठीक, हॉकी खिलाड़ी थे और साथ साथ में याद रखिए ये क्या थे? आईपीएस अधिकारी भी थे। देवेंद्र सिंह गर्चा क्या थे? ये हॉकी खिलाड़ी भी थे और आईपीएस अधिकारी भी थे। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए चंद्रशेखर बसु, जो चंद्रशेखर बसु जी का निधन हो गया। यहां पर याद रखिए कि जो चंद्रशेखर बसु थे ये बीमा कर्मचारी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। ठीक है, जो बीमा कर्मचारी आंदोलन था उसके अग्रणी नेता थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर चलते चलते एक नाम और याद रखिएगा, जो प्रख्यात बिलियर्ड्स खिलाड़ी मनोज कोठारी हैं। ठीक है, मनोज कोठारी, मनोज कोठारी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? निधन से संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं? निधन से संबंधित सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि हाल ही में समर हजारिका का निधन हो गया, वे पेशे से क्या थे? ठीक है, तो पेशे से वो संगीतकार थे। देवेंद्र सिंह गर्चा का निधन हो गया, पेशे से क्या थे? हॉकी खिलाड़ी थे, आईपीएस अधिकारी थे। साथ ही साथ चंद्रशेखर बसु का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? और जो पश्चिमी घाट संरक्षण है उससे था, कर्मचारी जो बीमा कर्मचारी आंदोलन है उससे था, या जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट था उससे था, या अन्य कोई, या बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन से था। 4 ऑप्शन रहेगा वहां पर, तो याद रखिएगा चंद्रशेखर बसु जो थे इनका संबंध बीमा कर्मचारी आंदोलन से था। वहीं पर जो मनोज कोठारी है इनका हाल ही में निधन हो गया, ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो ये बिलियर्ड्स से संबंधित थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उन्नाव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापना करने के लिए सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है, चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव में लगभग 230 हेक्टेयर क्षेत्र में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? 2023 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का जो जीएस पेपर 6 था, जीएस पेपर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 सीधे सीधे देखा जाए तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पूछा था। अब यहां पर जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश में, उसमें देखा जाए 6 नोड है। ठीक है, 6 नोड है, 6 नोड है। कौन कौन से देखा जाए नोड है? तो यहां पर देखा जाए आगरा, ठीक है, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। ठीक है, कानपुर, झांसी और चित्रकूट, ये 6 नोड है। ये 6 नोड आपको याद रखना है, सवाल ऐसे पूछ लिया था। ठीक है, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निम्नलिखित में से कौन सा नोड शामिल नहीं है। ठीक, और एक चीज आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसके लिए नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। ठीक है, नोडल एजेंसी है। तो यहां पर बात कर रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। चर्चा करें तो यह परियोजना जो उन्नाव में स्थापित की जाएगी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह परियोजना आधुनिक रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 15,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। कॉरिडोर की कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर हाईवे से होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स सुदृढ़ होंगे। परियोजना को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास नीति के तहत मंजूरी दी गई है और भूमि अधिग्रहण स्थानीय किसानों की सहमति से किया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में। ठीक है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए जो भारत ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन करेगा। ठीक है, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल पर्रिकर, यहां पर देखा जाए जो मनोहर लाल खट्टर है
मनोहर लाल खट्टर। उनके अनुसार यह सम्मेलन 19-22 मार्च 2026 को यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो विद्युत शिखर सम्मेलन, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में किया जाएगा। चर्चा करें तो यह 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन सह प्रदर्शनी, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, लचीली बिजली प्रणाली और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित होगा। यहां पर देखें तो इसका थीम क्या होगा? थीम आप याद रखिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। ठीक है, ये इसका थीम है। इसमें उत्पादन, परारेषण, वितरण, भंडारण, ऊर्जा दक्षता, ग्रिड लचीलापन, बैटरी भंडारण और ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों पर चर्चा होगी, जिसमें सरकार, औद्योगिक और शिक्षा जगत के हितधारक भाग लेंगे। ठीक, आगे चर्चा करें। प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा को पद्मपाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो इलैया राजा हैं, इनको पद्मपाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं इलैया राजा का। चर्चा कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध संगीतकार हैं इलैया राजा, इनको भारतीय फिल्म संगीत में उनके कालजयी योगदान के लिए पद्मपाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चर्चा करें तो यह सम्मान 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पद्मपाणि पुरस्कार सिनेमा और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसमें स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की नगद राशि भी सम्मिलित है। ठीक है, 4 दशक से अधिक के करियर में इलैया राजा 1000 से अधिक फिल्मों के लिए बहुभाषी संगीत रच चुके हैं। महोत्सव का 11वां संस्करण 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो ये अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? संभाजीनगर में किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अपने अंतिम खबर पर देखें, चर्चा करें तो यहां पर देखा जाए, आज 3 राज्यों का स्थापना दिवस है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तो भारत में देखा जाए 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन 1972 में इन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यहां पर चर्चा करें, जो मणिपुर और त्रिपुरा था, ये पहले रियासतें थी। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा जो था, ये पहले रियासतें थी, भारत के संग में इन्होंने विलय किया था। लेकिन जो मेघालय है, मेघालय का गठन किया गया था और असम से अलग करके मेघालय का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो मेघालय का गठन हुआ है, वो असम से मेघालय को अलग करके इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और यह दिन भारत के संघीय ढांचे के सुदृढ़ीकरण और पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक पुनर्गठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। 21 जनवरी पूर्वोत्तर राज्यों के संवैधानिक विकास और प्रशासनिक पहचान को रेखांकित भी करता है। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें जानी भी, पुराना करंट अफेयर आपका बहुत सारा रिवाइज भी हुआ, और देखा जाए तो अपने करंट अफेयर को हमने अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। अभी तक क्या होता था कि जो करंट अफेयर होता था सिर्फ हम उसी पे चर्चा करते थे, लेकिन आप में से बहुत से लोग जो पर्सनली मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका मैसेज यही आता था कि सर, जो पुरानी चीजें हैं आप उनको बताया करें, जिससे सारी चीजें एक बार में रिकॉर्ड हो जाए, दिमाग में फीड हो जाए। ठीक, सिर्फ वीडियो ही ना रिकॉर्ड हो, कंटेंट दिमाग में रिकॉर्ड हो जाए। तो कंटेंट को दिमाग में रिकॉर्ड करने के लिए आपसे डेली प्रयास यही रहेगा कि जो आप 40 मिनट या जितना भी समय आप हमको दें, 30 मिनट 40 मिनट जो भी समय आप हमको देते हैं, उस समय में आपको इतना करंट अफेयर से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। 1 मिनट भी, मेरी 1 मिनट का समय भी होगा जो, उसमें भी इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य हैं, मैं सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करूंगा और हमेशा से उन्हीं पर चर्चा करते हुए आया हूं। ठीक है, तो आज से लगातार आने वाले जितने भी करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, जैसे आज चला है सेम वैसे ही चलाने का प्रयास किया जाएगा। आपको अगर ये फॉर्मेट सही लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हाँ इसी तरीके से कंटिन्यू रखा जाए, कि आने वाले जितनी भी क्लासेस हों उनमें जो कुछ अवार्ड है, सम्मान है, निधन है, किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सम्मेलन है तो सारे सम्मेलन से रिलेटेड कोई राज्य थीमेटिक रिवीजन, राज्य स्पेशल कुछ आ गया तो राज्य से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहे सब कुछ एक साथ रिवाइज कर लिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा लगातार होता रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर चलते चलते मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना और वन्यजीव संरक्षण को सुनिश्चित करना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना, या शहरी आवास विस्तार करना। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी? ठीक है, 7.4%, 7% या 6.6%, 6.2%। आगे चर्चा करें। आर्टेमिस सेकंड मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर स्थायी स्टेशन बनाना, मंगल ग्रह पर मानव भेजना, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की परिक्रमा कराकर पृथ्वी पर वापस लाना, या चंद्रमा पर रोबोटिक वाहन उतारना। ठीक है, आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 है दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है?
पैट कमिंस को, स्टीव स्मिथ को, मिचेल स्टार्क को या जो रूट को। और अंतिम सवाल है, टायलर पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में योगदान के लिए टोबी केयर्स को प्रदान किया गया? जल संरक्षण के क्षेत्र के लिए, जलवायु नीतियों के लिए, या माइको राइजल नेटवर्क पर शोध के लिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आपसे पूछे गए हैं 5 सवाल, और 5 सवाल के इतर इस क्लास के बीच में ही आपसे एक सवाल पूछा गया था पश्चिमी घाट से रिलेटेड, कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये 6 सवाल है। आप इन 6 सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही साथ में जो नया मतलब शोध है उस पर भी आपके जो फीडबैक है वो भी मुझे चाहिए। आपके फीडबैक के अनुसार ही आगे कार्य होता रहेगा। और इसी सब बातों के साथ इस वीडियो को करते पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।